हूँ। ये सोचते ही वो वक्त ज़ाया किए बगैर उठ खड़ी हुई। जिस पर शकुंतला इमरान इंटरप्राइजेज के ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उसे एक ब्लॉक की फैशनेबल लड़की स्याह चश्मा पहने, शानों पर लहराते ढुलके ढुलके सुनहरे बालों के साथ तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती दिखाई दी। इसके हाथ में एक खूबसूरत फाइल और दूसरे में मोबाइल फ़ोन था। शकुंतला को ये शक्ल आशना सी लगी। लड़की के पीछे एक मुलाजिम शख्स कुछ फाइलें, लड़की का पर्स और छोटा मोटा दीगर सामान उठाए आ रहा था। जैसे ही वो लड़की शकुंतला से एक सीढ़ी ऊपर रह गई, एक और शख्स तेज़ी से इसे सीढ़ियों के ऊपर से आता दिखाई दिया। मैडम, सर इमरान कह रहे हैं कि मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा। इनका कोई फ़ोन आया, चंद मेहमान आ रहे हैं। लड़की ये बात सुनकर रुकी, चश्मा एक स्टाइल से उतार कर बालों को झटका देकर पीछे किया और अच्छा कहकर दोबारा पहन लिया। तो शकुंतला पहचान गई, ये जमीला थी, समीना शीदे और झूरे की सबसे छोटी बहन। अब शकुंतला का मसला हल हो चुका था। वो ऊपर जाने की बजाय जमीला के साथ चल दी। जमीला जैसे ही नीचे पहुंची, सफ़ेद कलर की गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी। ड्राइवर पास ही खड़ा था, जिसने जमीला को देखते ही अदब से पिछला दरवाज़ा खोल दिया और जमीला शान बेनियाजी से अफसराना अंदाज के साथ अंदर बैठ गई। तो ड्राइवर ने अदब के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। साथ आने वाले मुलाजिम जमीला का दस्ती सामान लेकर पीछे डिक्की के पास खड़ा हो गया। ड्राइवर डिक्की खोलने लगा। शकीला फ्रंट सीट के पास खड़ी थी। जमीला चश्मा हाथ में पकड़े फाइल को इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर बगौर देखने लगी। तो शकुंतला ने आहिस्तगी से फ्रंट दरवाज़ा खोल दिया। हल्की सी क्लिक की आवाज़ उभरी तो जमीला ने चौंक कर इसी मत देखा तो दरवाज़ा खोला देखकर इसकी आंखों में लम्हे भर को हैरत लहराई, मगर किसी को पास ना पाकर दोबारा फाइल में महव हो गई। उधर जैसे ही ड्राइवर ने डिक्की बंद की, शकुंतला डिक्की बंद होने के झटके की आड़ में आहिस्तगी से फ्रंट सीट पर जा बैठी। इस बात पर जमीला की त्वचा मुनकसम हुई, मगर इतनी देर में ड्राइवर ने पहले शकुंतला वाले दरवाजे को खुला देकर बंद किया, फिर तेज़ी से अपनी नशीद संभाली और कदरे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया तो जमीला फिर बेखबर हो गई। गाड़ी तेज़ी से चलने लगी। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी पोश शरीर के एक शानदार बंगले के स्याह मेन गेट के सामने खड़ी होकर पोपू करने लगी। चंद ही लम्हे बाद मेन गेट खुल गया और गाड़ी रिंगती हुई पोर्च में जा रुकी। ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा खोला तो जमीला उतरकर इधर उधर देखे बगैर चल दी। ड्राइवर डिक्की खोलकर इसका दस्ती सामान निकालने लगा। बस इसी खुली डिक्की की आड़ में शकुंतला भी उतरी और बेआवाज़ जमीला के ताकुब में चल दी। शकुंतला ने जायज़ा लिया तो उसे एहसास हुआ कि यह बंगला तो बहुत ही शानदार था। हर चीज़ से नफासत, वुसअत और अमारत टपक रही थी। खुला लॉन जहाँ गमलों का कोई शुमार न था, जिसमें बेशुमार अक़साम के अनगिनत फूल खिले थे। शकुंतला ने जायज़ा लिया तो उसे एहसास हुआ कि यह बंगला तो बहुत ही शानदार था। हर चीज़ से नफासत, वुसअत और अमारत टपक रही थी। बेडरूम में पहुँचते ही जमीला बेड पर ऊंधे मुंह लेट गई। शकुंतला करीब ही सोफे पर बैठ के सोचने लगी। शकुंतला ने जायज़ा लिया तो उसे एहसास हुआ कि यह बंगला तो बहुत ही शानदार था। बेडरूम में पहुंचते ही जमीला बेड पर ऊंधे मुंह लेट गई। शकुंतला करीब ही सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी कि असल सिचुएशन का कैसे पता चले कि अचानक ही शकुंतला को एक तरकीब सूझी। तरकीब के मुताबिक शकुंतला ने एक मेहमान की हैसियत से जमीला को मिलने का फैसला कर लिया और उड़ती हुई बंगले से बाहर चली गई। और ज़्यादा देर न गुजरी कि एक मुलाजमा ने आकर जमीला को इत्तला दी कि कोई मोअज़्ज़ज़ खातून जो अपना नाम शकुंतला बताती हैं आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं। शकुंतला, जमीला ने अचंभे से दोहराया। कैसी औरत है? उसने मुलाजमा से सवाल किया। मेरा मतलब है कि कोई गरीब सी है या? नहीं मैडम, बड़ी शानदार साड़ी में बहुत ही खूबसूरत अमीर तरीन खातून नज़र आ रही हैं। अच्छा अच्छा, जमीला उठी। इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर जमीला ड्रेस चेंज करने लगी। हेलो, जमीला निगाहों और स्टाइल में अजनबीयत का अंदाज लिए शकुंतला से मुखातब हुई। जवाबन शकुंतला ने उठकर हाथ बढ़ाया। जी फरमाइए। जमीला बालों को हाथ की उंगली से कानों के पीछे करते हुए बोली। मेरा नाम शकुंतला है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जमीला सोफे पर बैठकर टेक लगाते हुए टांग पर टांग रखकर अपने कपड़ों की सलवटें दुरुस्त करते हुए बोली। मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगी, बड़ी दूर से आई हूँ सिर्फ आपकी खैरियत मालूम करने। शकुंतला पुरअसरार और पुरतजस्सुस तरीके से बोली तो जमीला एकदम रुक कर हैरत से शकुंतला को देखने लगी। मैं समझी नहीं और ना ही मैंने आपको पहचाना है। तुम कैसे पहचान सकती हो जमीला? जी, जमीला अपनी जगह खड़ी हो गई। प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। इसकी बात में तलखी नुमाया थी। बड़ी बात है, शकुंतला मुंह बनाकर बोली। चंद ही माह पहले चादर में लिपटी शीदे की साइकिल के कैरियर पर बैठकर कॉलेज जाने वाली जमीला अब ना सिर्फ अंग्रेजी बोल रही है बल्कि मिजाज भी तुनक हो गया है। कौन हो तुम? जमीला शकुंतला को हशमगी नज़रों से देखने लगी। मैंने अपनी पहचान करवाई तो तुम्हारे पैरों तले से कारपेट खिसक जाएगा। बस ये याद रखो कि मैं तुम्हारे माजी से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। ये बताओ कि समीना कहाँ है? झूरे का क्या हाल है? बशीर क्या अब भी इमरान इंटरप्राइजेज में चपड़ासी है? शकुंतला की बातें सुन सुनकर जमीला की हालत गैर हो रही थी। इसकी समझ में ना आ रहा था कि ये कौन औरत है। इसको ना तो मैंने देखा ना पहचानती हूँ। शक्ल और सूरत से इंतहाई खाती पीती अमीर कबीर नज़र आ रही, इंतहाई कीमती साड़ी नफासत से बांध रखी है, लेकिन मेरे हर राज से वाकफ़ है। जमीला का जहन पागल हो रहा था। इतनी देर में आहट हुई। दोनों ने पलट कर देखा। एक मुलाजिम ट्राली धकेलता हुआ अंदर ला रहा था। जमीला का मेकअप की तहों में छुपा हुआ चेहरा मुतगैर हो रहा था। यकीनन उसे गुस्सा आ रहा था।
तुम जाओ मुदे, उसने तहमकाना अंदाज में कहा तो मुलाजिम ट्राली छोड़कर चला गया। और क्या जानती हो मेरे बारे में? जमीला हैरत अंगेज सुकून से बोली। और भी बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ जानती हूँ, मगर पहले तुम ये बताओ कि इमरान इंटरप्राइजेज में इस वक्त तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं मिसिज़ इमरान हूँ, जमीला शाह ने बेनियाजी से बोली। ओह, शकुंतला के होंठ सिकुड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि समीना का पत्ता भी तुमने काट दिया है, जिसे इमरान ने पहले शादी की पेशकश की थी। शकुंतला की बात सुनकर जमीला का मुंह खुले का खुला रह गया। समीना कहाँ है? शकुंतला ने अगला सवाल दाग दिया। मिस शकुंतला, मेरा दिमाग मौफोर है, बल्कि यूँ महसूस होता है कि आपकी बातों से मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। प्लीज़ पहले मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन, मुझे बल्कि कैसे पहचानती हैं? मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। सुन सकोगी कि मैं कौन हूँ तो सुनो, मैं एक जादूगरनी हूँ। जी? जमीला जी को लंबा करते हुए उठ खड़ी हुई। जी, शकुंतला एक बिस्किट उठाकर मुंह में डालते हुए बोली। और मेरी उम्र सैकड़ों बरस है। मैं पल भर में गायब भी हो सकती हूँ और जब तक चाहूँ गायब रह सकती हूँ। करिया करिया नगर नगर जहाँ गर्दी, बल्कि मुख्तलिफ अदवार की आवारा गर्दी करना मेरा मशगला है। इसी आवारा गर्दी में एक दिन तुम्हारे पुराने घर में पोशीदा तौर पर आ गई थी और फिर शकुंतला ने उसे सारे वाक़यात मनोन सुना दिए जो उसने देखे थे, जिनसे जमीला इनकार न कर सकती थी। उसने ये भी बता दिया कि मैं नागिन हूँ। शकुंतला की बातें सुन सुनकर जमीला को होल आना शुरू हो गए। वो तो इस बात से लर्जा होगी कि इस वक्त एक जादूगरनी एक सांप के साथ इस कमरे में बंद है। इसके माथे पर पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे, इसकी टांगों से जान निकलने लगी, करीब तक वो बेहोश होकर गिर जाती। शकुंतला खिलखिलाकर हंस पड़ी। शदीद टेंशन के इस माहौल में शकुंतला का जिंदगी और अपनाइयत से भरपूर कहका जमीला के लिए टॉनिक साबित हुआ। मुझसे डरो नहीं जमीला, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और ना तुमसे कुछ लेना देना है। मैं तो सिर्फ एक तजस्सुस की वजह से वापस आई हूँ कि देखूँ गुर्बत के घटाटूप अंधेरे में पलने वाली जमीला और समीना अब कैसे हालात में है। बस आज की रात तुम्हारी मेहमान हूँ, सुबह होते ही चली जाऊँगी। शकुंतला की हौसला अफजा बात सुनकर जमीला कुछ संभल गई, ताहम अब भी इसके चेहरे पर जर्दी और सफ़ेदी की आमजिश नुमाया थी। मेरा ख्याल है पहले चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। शकुंतला गहरी मुस्कुराहट से बोली तो जमीला जैसे होश में आ गई। फिर वो संभल कर चाय बनाने लगी। चाय के दौरान शकुंतला मुसलसल खुशगवार माहौल बनाने की कोशिश में मसरूफ़ रही और जमीला से दोस्ताना अंदाज में हंस हंस कर बातें करती रही। बज़ाहिर जमीला नॉर्मल नजर आने लगी, मगर शकुंतला ने महसूस किया कि किसी किसी वक्त अचानक ही वो चौंक उठती है और उसका वजूद झुझरी लेकर रह जाता है। लेकिन शकुंतला बिलाखिर उसे बावर कराने में कामयाब हो गई कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और जमीला के साथ खुलने लगी। शकुंतला को पहले वाली सादी जमीला और मौजूदा शदीद मेकअप में जदीद तराश खराश का सूट पहनी जमीला में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। शकुंतला के कहने पर ही जमीला ने इमरान को फ़ोन कर दिया कि मैं अपनी किसी दोस्त के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, रात 10 बजे तक वापस आ जाऊँगी। मकसद यही था कि इमरान घर ना आए और शकुंतला जमीला से गपशप लगा सके। अब शकुंतला जमीला से सारी स्टोरी पूछने लगी जो उसके मुगलिया दौर में जाने के बाद मुकम्मल हुई। जमीला ने बताया कि समीना आपी की झिझक ही दूर ना होती थी। इमरान साहब के चाहने के बावजूद वो अपने आप को ना तो जदीद माहौल में ढाल सकी और न घर पर अपना कंट्रोल कायम कर सकी। उधर जब मेरे पेपर ख़त्म हुए तो मैंने भी इमरान साहब के ऑफिस में नौकरी ज्वाइन कर ली और समीना को ढीला पाकर मैंने खुद इमरान साहब पर डोरे डालने शुरू कर दिए। वक्त बेवक्त इनके ऑफिस में जा बैठती और खुलखुलाकर गप लगाती, कभी कभी शॉपिंग की फरमाइश कर डालती और इमरान साहब के साथ छुट्टी के बाद जाकर ढेरों कपड़े और ज्वेलरी खरीद लाती। फिर दूसरे दिन इन्हें वही सूट और ज्वेलरी पहनकर दिखाती कि कैसी लगती हूँ। यो दिन ब दिन मैं और इमरान एक दूसरे के नज़दीक होने लगे। जैसे कपड़े वो पसंद करते वही लेती, इनकी हर बात मैं यस सर कह देती। बातों ही बातों में इनका स्टार, पसंदीदा कलर, बर्थडे की तारीख, पसंदीदा फूल और दीगर चीज़ों के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछती रहती और जब वो मेरे बारे में पूछते तो वही बातें बताती या करीब तरीन। यूँ भी इमरान साहब के ना सिर्फ करीब होती चलेगी बल्कि इनके दिल में भी उतरती गई। इनके साथ घंटों बैठी, गपशप लगाती, होटलिंग करती, पार्टीज़ में जाती, नशिस्त तो बर्खास्त करती। उधर ऑफिस वर्क में भी मैंने अपनी कारकर्दगी ज़बरदस्त रखी। नतीजे के तौर पर उन्होंने आप ही को नज़रअंदाज करके ना सिर्फ मुझ में ज़बरदस्त दिलचस्पी लेना शुरू कर दी बल्कि एक दिन प्रपोज़ भी कर दिया। मैं तो इसी इंतज़ार में थी। मैंने खुफिया तौर पर निकाह की शर्त रखी, फिर हमने कोर्ट मैच कर ली और सुहाग रात मनाने के बाद आपने अपने घरों को इतला दी। बहुत खूब, ज़बरदस्त। वैसे इस इतला पर इमरान को तो खैर छोड़ो, और बता तुम्हारे घर वालों ने तो खूब शोर मचाया होगा। नहीं, क्योंकि मैंने चंद माह पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। समीना अभी की ड्यूटी ऊपर वाले फ्लोर में लगवाकर बशीर को इनके मातहत कर दिया। उधर रशीद को भी मुलाजमत दिलवाकर अपने ज़ेरे कंट्रोल कर लिया, जबकि झूरे को मैंने इमरान के घर मुलाजिम रखवा दिया। यूँ चूँकि इन सब की साबका नौकरियाँ ख़त्म हो चुकी थी और माली तौर पर इमरान इंटरप्राइजेज़ की तनख्वाहों पर ही गुजारा होने लगा था और तनख्वाहें सबकी जमा करके मुझे ही मिलती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं ही घर का बजट बनाने लगी और मेरी तनख्वाह तीसरे ही महीने से आप ही से भी ज़्यादा हो गई। और फिर जब मैं शादी के बाद इमरान साहब के घर मुंतकिल हो गई तो एक तो मैंने ऑफिस आना छोड़ा, दूसरा
इन दिनों पहली तारीखें थी और तनहाई मेरे पास थी। यकीनन घर में हासी परेशानियाँ उठ खड़ी हुई। एक दिन मैं इमरान के मशवरे के बाद आपियों सब घर वालों को इस बंगले पर बुला लिया। इन्हें एतमाद में ले लिया। घर की इमारत और मेरी शानदार हैसियत से सब मरूब हुए। मैंने कौन सा जुर्म किया था? शादी ही तो की थी ना। वैसे इमरान ने भी अपने लच्छेदार बातों से सबको राम कर लिया। यूं और यूं वो सब भी यही मुंतकिल हो गए, लेकिन मुझसे मरूब रहने लगे। लेकिन इस घर में इनकी हैसियत क्या है? शकुंतला ने सवाल किया। हैसियत? जमीला सोच में पड़ गई। मैं इनसे खुद फासला रखती हूँ। बस यही तुम्हारी बात मुझे नापसंद आई है, क्योंकि मेरे ख्याल में तुम्हारा एक करोड़पति की दुल्हन बनने में सबसे ज़्यादा क्रेडिट तुम्हारे भाई को जाता है। वो कैसे? जमीला ने नाक बुझ उड़ाई। अगर वो समीना को अकाउंटेंट ना ऑफिस में रखवाता तो कामयाबी तुम्हें ना मिलती। मैं भी। जमीला ने यूँ शाने उचकाए जैसे अब वो इस मौजू से बोर हो रही हो। अच्छा ये बताओ, समीना के क्या तासुरात है जब उसे तुम्हारी शादी इमरान से होने का पता चला? पता नहीं, जमीला बोरियत से बोली। ज़ाहिर है दुख हुआ होगा। अब तो बस चुपचाप रहती हैं। मैं तुम्हारी बहन और भाइयों से मिलना चाहती हूँ। शकुंतला ने अचानक फरमाइश कर डाली तो जमीला अजीब सी नज़रों से शकुंतला को देखने लगी। वो सोच रही थी कि ये खूबसूरत सी साड़ी में मलबूस नाजुक नाम हसीन लड़की क्या वाकई सांप और जादूगर नहीं है या मुझे बेवकूफ़ बना रही है? इसकी आज मुझसे पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात में ये मुझसे इतनी बेतकल्लफ हो गई है कि मुझसे सारी बातें पूछ ली, हालांकि वो किसी को अपनी पिछली तर्ज ज़िंदगी के मतलब बताना पसंद नहीं करती है। और अपने बहन भाइयों से भी अब इसका रवैया मुख्तलिफ हो गया था। वो इसके साथ इसी बंगले में रिहाइश पजीर ज़रूर थे, इनका तर्ज ज़िंदगी भी पुरताश था। ताहम जमीला ने एक गैर महसूस तरीके से इनसे एक फासला कायम कर रखा था, इसलिए वो शकुंतला की फरमाइश पर शशोपंज में पड़ चुकी थी। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक शकुंतला एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे सामरी ने उसे कॉल किया हो। ऐसी ही सूरत हाल से इस वक्त वास्ता पड़ा था जब वो शिगारों के पास बैठी बातें कर रही थी। सैकड़ों साल माजी में इसने जमीला को सरसरी नज़र से देखा और एक और एक्सक्यूज़ मी कहकर उठ गई और मुहल्का वाशरूम में चली गई। वहाँ जाकर इसने हौले से सामरी सामरी 3 दफ़ा पुकारा तो अचानक सामरी की आवाज़ उभरी। सामरी का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। शकुंतला ने देखा तो सामरी वाशरूम के दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा था। सामरी! शकुंतला दौड़कर सामरी से बगलगीर हो गई। सामरी ने भी उसे भींच लिया। मैं तो समझी थी सामरी अभी एक आध दिन और लगेगा तुम्हें सेहतमंद होने में। तुम्हारा क़याफ़त दुरुस्त है, मगर सामरी की क़ुव्वत इरादी अपनी जगह। मैं अपने मजबूत एसाब की वजह से कबल अज़ वक़्त सेहतयाब हो गया हूँ। मगर सामरी दाएँ बाएँ देख कर बोला, ये कौन सी जगह है? तो शकुंतला हंस पड़ी और सामरी से अलग होते बोली, ये दौरे जदीद का गुसलखाना है सामरी। बाहर कमरे में एक खूबसूरत लड़की से बातें कर रही थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। मैं इस वक्त तुम्हारे पास जाने के मूड में न थी, इसलिए पुराने तरीक़ेकार से तुझे अपने पास बुला रही है, क्योंकि इस लड़की के सामने तुम इस तरह अचानक आ जाते तो इस बेचारे की हरकतें कलब बद हो सकती थी। तुम यही ठहरो, मैं तुम्हें आवाज़ देकर बुला लूँगी। इसको ज़रा ज़हनी तौर पर तैयार कर दूँ। ये कहकर शकुंतला वाशरूम से बाहर आ गई, जहाँ जमीला बैठी सोचों में गुम थी। इसके हवास पर अभी तक शकुंतला छाई हुई थी। मेरा ख्याल है जमीला कि तुम अभी तक ये सोच रही हो कि शकुंतला हो सकता है आमसी खातून हो, तुम्हारे साथ झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं शकुंतला जी, जमीला गड़बड़ा गई। नहीं जमीला, ठहरो, मैं तुम्हें अपनी जादूगरी का एक अदना सा तमाशा दिखाती हूँ। ये कहकर शकुंतला ने वाशरूम के पास जाकर दरवाज़ा खोल दिया और सामरी को बाहर आने का इशारा किया। सामरी अचानक ही दरवाजे से बाहर निकल आया तो जमीला धक से रह गई। इज़्तिरारी कैफियत में अपनी नशिस्त से उठकर खड़ी हो गई और अपना हाथ सीने पर रख लिया। सफ़ा चट सर, स्याह बेडब्बे जिस्म का मालक, बटनों जैसी आंखों और तवे जैसी रंगत और पीले गंदे दांत, इंसानी हड्डी थामे, शाने पर काना उल्लू, गले में हड्डियों की माला, स्याह चुगा पहने एक पुरअसरार खौफनाक शख्सियत को देखकर जमीला के जहन में किसी मावराई महलूक की शबीह रक्स करने लगी। मारे खौफ के इसकी चीख निकल गई और दौड़कर शकुंतला से जा चिमटी। शकुंतला ने महसूस कर लिया कि जमीला का दिल धाड़ धाड़ कर रहा है। खौफ से इसकी आंखें फटी जा रही थी। ये कौन है? जमीला ने शकुंतला के बगल में सर छुपाते हुए उंगली से इशारा करके पूछा। मेरा नाम सामरी जादूगर है, रसीली लड़की। सामरी ने एक आंख मींचकर बाजारी अंदाज में मुकरू तरीके से मुस्कुराते हुए कहा तो जमीला का खौफ दुचंद हो गया, जुबान गुंग हो गई। घबराओ नहीं जमीला, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शकुंतला ने जमीला को पुचकारते हुए कहा, और ये भी मेरी तरह सैकड़ों साल से जिंदा चला रहा है। लेकिन जमीला तो धुआं धुआं हो रही थी। इसकी समझदानी सटपटा चुकी थी कि साइंसी तरक्की के इस दौर में सामरी जादूगर इसके गुसलखाने से कैसे निकल आया। शकुंतला ने जमीला की ये हालत देखी तो उसका डर दूर करने का फैसला करके बोली, जमीला अरे भाई, मैं जो मौजूद हूँ तुम्हारी दोस्त, ये सामरी मेरा दोस्त, तो समझो हम तीनों दोस्त। फिर फिक्र का है कि संभालो अपने आप को, ये डरने का मुकाम नहीं बल्कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि रुई ज़मीन के 2 बड़े जादूगर आज तुम्हारे मेहमान हैं। शकुंतला की चिकनी चुपड़ी बातों से जमीला को हौसला हो और वो आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल होती चली गई। यूं ही बातें करते करते इन्हें रात के 10 बज गए। बाहर बेल बजने की आवाज़ आई। शकुंतला जान गई कि इमरान आया है। शकुंतला इमरान से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन सामरी शकुंतला के कुर्ब की ख्वाहिश रखता था। आहर उसका पुराना इश्क था। यूँ इमरान के अंदर आने से कबल इस शकुंतला और सामरी ने जमीला को कह दिया कि हम आज रात ऊपर किसी कमरे में क़याम करेंगे और फिर तुमसे अलविदाई मुलाकात होगी। सुबह तुमने ऑफिस नहीं जाना, बीमारी का बहाना कर देना। यूँ रात भर शकुंतला और सामरी सदियों की दूरियों का कर्ज एक दूसरे को अदा करते रहे।
अगली सुबह दोनों जल्दी उठ गए और बातें करने लगे। शकुंतला ने सामरी को साईं बाबा दिलावर के बारे में बताया तो सामरी भी हैरान हुआ। जब इसने शकुंतला के दिल में इंतकाम का अज़्म मुसम्मम महसूस किया तो फौरी तौर पर साथ चलने को तैयार हो गया। शकुंतला हर हाल में दिलावर की नस्ल से अपने इंतकाम की आग को सर्द करने की ख्वाहिशमंद थी, लिहाजा दोनों ने फैसला कर लिया कि आज कुछ देर जमीला उसके अहले खाना के साथ गुजारने के बाद माजी की तरफ कूच कर जाएंगे। जमीला ने दोनों के लिए ज़बरदस्त नाश्ते का एहतमाम कर रखा था। दोनों ठाठ से नाश्ता करने में मसरूफ थे, जबकि जमीला दोनों को खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात से यकटुक तके जा रही थी, लेकिन अब इसके मन में रात वाला खौफ न था। आखिर जमीला ने बेतकल्फी का माहौल पैदा करने के लिए बात शुरू की। शकुंतला आपी, आपको खाने पीने में ज्यादा क्या पसंद है? मुझे, शकुंतला ने पलकों के शामियाने उठाकर मुस्कुराती निगाहों से कहा, पीने में इंसानी खून और खाने में इंसानी गोश्त। शकुंतला ने कहा तो जमीला का दिल उछल कर हलक में आ गया। लम्हे भर को उसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की मानत सफेद पड़ गया तो शकुंतला खिलखिलाकर हंस पड़ी। तू तो बड़ी बुज़दिल है जमीला, इमरान को अपनी जुल्फों का असीर कैसे बना दिया? ये तो तूने बड़ी दिलेरी दिखाई। शकुंतला ने कहा तो शफक की एक लहर जमीला के गालों से फूटी और इसके कानों की लों तक को सुरख कर गई। कहा तो मैंने सच है कि मैं जिंदा ही इंसानी खून पर रहती हूँ, मगर तू क्यों पूछती है? हम तो अब चंद लम्हों के मेहमान हैं तेरे पास, अब हम जाने वाले हैं। बस अब आखिरी आइटम के तौर पर तुम मुझे समीना से मिलाओ। समीना आपी तो गई अमेरिका। अब बारी शकुंतला के हैरान होने की थी। हाँ, इनकी शादी कामरान से हो गई थी ना, इमरान का छोटा भाई। ये भी तुम्हारा काम होगा, शकुंतला खुश होकर बोली। बिल्कुल, समीना आपी से मैंने इमरान को जो छीना था, मगर वो मजबूरी थी, क्योंकि अगर इस काम में मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो इमरान साहब को ऑफिस की शायद कोई और लड़की ले उठती और समीना आपी ठहरी बेचारी सीधी सादी। बड़ी तेज हो गई है भाई तू तो। शकुंतला इस माहौल में खुश हो रही थी। वैसे तू शुरू से ही तेज थी। जब मैं पहली मरतबा तुम्हारे घर में आई थी तो तू इस वक्त कमरे का दरवाजा बंद करके टेप पर गाना लगाकर रक्स कर रही थी। चूड़ी कच दी, शकुंतला ने कहा और फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगी। शकुंतला जी, जमीला शकुंतला के गले में बाहें डालकर लाड से बोली, फिर कब आएंगे? बस जरा 400 साल माजी में एक जरूरी काम है, वो करके कहती हो तो आ जाती हूँ। जरूर, मैं बहुत इंतजार करूंगी। जमीला का लहजा खुशी से भरपूर था। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको पाकर मैं कितनी खुश हूँ। आप जब भी आएंगी तो आपको सबसे पहले भाइयों और इमरान से भी मिलवाऊंगी, फिर हम मिलकर खूब इंजॉय करेंगे, सैर करेंगे। बिल्कुल ठीक, अब हम चलते हैं, लेकिन आप लोग जरा बैठे, मैं शीदे जूरे और बशीर को एक नज़र देखा हूँ कि वो अमीर होकर कैसे नजर आते हैं। मैं चलूँ आपके साथ? जमीला खड़ी होगी। नहीं जमीला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम अगर साथ चली तो फिर सामरी जी को भी जाना पड़ेगा, और ये अगर साथ गए तो सब डर जाएंगे, फिर बात लंबी हो जाएगी। मैं बस गायब रहकर जरा घूम कर सबको देख कर आती हूँ। तुम जरा सामरी जी से गपशप करो, ये रोए जमीन के महात्मा किस्म के जादूगर हैं। ये कहकर शकुंतला चल पड़ी। अच्छा, जमीला ने हंसते हुए सामरी की तरफ देखा, लेकिन फिर चौंक पड़ी। इसकी हंसी यकदम ब्रेक लग गया, क्योंकि सामरी की सुलगती नजरें इसके चेहरे पर मरकूज थी, जिन्हें देखकर जमीला सहम गई थी। इसने तेजी से शकुंतला की तरफ देखकर उसे रोकना चाहा, लेकिन शकुंतला कमरे से निकल गई थी और दरवाजा खटक से बंद हो चुका था। शकुंतला तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आई। दरवाजा धकेला तो अंदर से बंद पाकर अचंभे से दरवाजे को देखने लगी, और फिर दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजा खटक की आवाज से खुद ब खुद खुल गया, लेकिन अंदर घुसते ही इसके कदम ठुठक कर रह गए। हैरत और गुस्से से इसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। सामने ही कारपेट पर जमीला घुटनों पर सर रखे, घुटनों को दोनों बाजुओं के हाले में लिए जारों की तार हो रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका लिबास तार तार और जिस्म खराश खराश था। उधर सामरी सोफे पर बैठा शैतानियत से मुस्कुरा रहा था। शकुंतला लम्हे भर में सब कुछ भाप गई। एकदम पलटकर दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो खुद ब खुद सख्ती से बंद हो गया। उठो जमीला, सामने सोफे पर बैठो और मेरी बात तहम्मुल से सुनो। शकुंतला के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, जिसे सामरी भी देख रहा था। शकुंतला ने कहा तो जमीला खामोशी से उठी और सोफे पर बैठकर सिसकियां लेने लगी। शकुंतला इसके सामने कारपेट पर बैठ गई और उंगली से जमीला की ठोरी को ऊपर उठाया, जिसकी आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। आई एम सॉरी जमीला, मुझे अफसोस है, कसूर मेरा है। मुझे तुम्हें सामरी जी के पास छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बहरकैफ अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय अफसोस के। उम्मीद है तुम माफ़ कर दोगी। मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी, लेकिन अकेली आऊँगी, और इस वक्त मैं तुम्हें इतना फ़ायदा देकर जाऊँगी कि तुम इस नुकसान को भूल जाओगी। इस नुकसान के बाद मुझे किसी फ़ायदे की आरजू नहीं। शकुंतला, काश मुझे पता होता बेपर्दा और फैशनेबल बनने की मुझे इतनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी तो मैं चादर में ही लिपटी रहती। कभी अपने आप को, अपने जिस्म के नशीब व फराज को इतना नुमाया न करती कि देखने वाली आंखें गुनाह की फरमाइश कर डालें। जमीला घुटनों में सर देकर जारों की तार रोने लगी तो शकुंतला ने सामरी को आंख का हफीफ इशारा किया और फिर दोनों उठ खड़े हुए। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और खामोशी से गायब हो गए। रोते रोते जमीला ने जब सर उठाया तो कमरे को खाली पाकर हैरानगी से खड़ी हो गई। इसकी नज़रें एकदम दरवाजे की तरफ उठ गईं। दरवाजे को अंदर से बंद पाकर इसका मुंह हैरत से खुल गया। चल लम्हे बाद वो उठी और बाथरूम में घुस गई। नहा धोकर बाहर आई तो शलवार कमीज में मलबूस थी, साथ में लंबा सा दुपट्टा था। ड्रेसिंग टेबल पर आईने के सामने जा खड़ी हुई। चंद लम्हे आईने में अपने आप को देखते रहने के बाद खामोशी से इसने दुपट्टे को दोनों हाथों से फैलाया और सर पर अच्छी तरह ओढ़ लिया और एक दफ़ा फिर सिसक पड़ी। शकुंतला और सामरी दोनों बस्ती सपा वाली सरकार पहुंच चुके थे। दोनों ने ही इस वक्त भेस बदला था।
सामरी ने धोती कुर्ते के साथ सर पर सफ़ेद चादर की पगड़ी बांध रखी थी, जबकि शकुंतला ने चुन्नी से सर मुंह ढांप रखा था। इस वक्त सुबह और दोपहर गले मिल रहे थे, मौसम खुशगवार, धूप चमक रही थी। सामरी का साथ होने और गिशारों की आशीर्वाद मिलने के बाद शकुंतला का हौसला ढेरों बढ़ चुका था। दोनों मियाँ बीवी के अंदाज में बस्ती की तरफ चले जा रहे थे। शकुंतला ने देखा कि इसकी फैली हुई तबाही के आसार अब तक मौजूद है, ताहम बस्ती की रौनक बहाल हो चुकी है। लोग अब फिर अपने कामों में मसरूफ हो चुके हैं। किसान खेतों में हल चला रहे हैं, कई जले हुए मकानात की लेपापोती हो रही थी, कई मकान दोबारा तामीर हो रहे थे। दोनों चलते चलते बस्ती के चौक में पहुंच गए। चौक के ऐन दरमियान में दरख्तों का झुंड था, जिसके साए तले कई लोग अपने अपनी दुकानें सजाए बैठे थे। एक तो होठों से सालन पकने की खुशबू और चाय की महक आ रही थी। एक तरफ एक मोची बैठा आर से जूती सी रहा था। टूटी फूटी कुर्सी के सामने शीशे रखे एक हजाम अपने बच्चों के लिए रोजगार कमा रहा था। कुर्सी पर एक बंदा तौलिया सीने पर डाले बैठा था। साबुन की झाग इसके मुंह पर लगी थी, जबकि हजाम अपना उस्तरा दरख्त के तने के साथ बंधे पटास चमड़े पर तेज करने में मसरूफ था। हर तरफ अमन सुकून था। हलचल सिर्फ शकुंतला के दिलो दिमाग में थी। शकुंतला जैसे ही हजाम के ठिये के पास से गुजरी, अचानक ही शेव बनाने के इंतजार में मुंह पर झाग लगाए बैठा शख्स उछलकर खड़ा हुआ, तौलिया उतार कर दूर फेंका और लगा हाहाकार मचाने। अचानक इसकी घिघी बंद गई थी। इर्द गिर्द के लोग उठकर इसे शोर मचाने की वजह पूछने लगे। सूरत हाल देखकर शकुंतला और सामरी भी ठुठक कर वहीं ठहर गए और हैरत से इस शख्स को तकने लगे, जो दूसरे लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मारे खौफ के इसकी आवाज़ भी हलक में फंस कर रह गई थी। लेकिन इसको शकुंतला के साथ सामरी भी बुरी तरह चौंक पड़ा, जब तकरीबन सभी लोगों ने हुजाम के शीशे के अंदर झांकना शुरू कर दिया और फिर नागन नागन का शोर मचाते हुए मुतजाद सिमतों में तितर बितर होते चले गए। ओहो, शकुंतला ने माथे पर हाथ मारा। इसीलिए तो मैं जाहिर होकर बहुत कम चलती हूँ। सामरी, यकीनन इस शख्स को आईने में मेरा अक्स नजर आ गया जो इसने बाकी लोगों को दिखाया है। और सामरी भी इस बात में गर्दन हिलाने लगा। वो भी जानता था कि कोई भी सांप जो कि 100 साल की उम्र पाकर रूप धारण शक्ति हासिल कर ले, वो आईने में अपना आप नहीं छुपा सकता। आईना हमेशा उसे उसके असली रूप में ही पेश करता है। यकीनन शकुंतला भी इस शख्स को सांप ही नजर आई थी। इसने इसकी तस्दीक बाकी लोगों को भी करवा दी थी। अब छुपने का फायदा नहीं शकुंतला। सामरी का अंदाज यकदम जारहाना हो गया। आओ और इस बस्ती की ईंट से ईंट बजाते हुए इसके हदूद में हर जिंदा शख्स के लिए मौत बनकर टूट पड़ो। शकुंतला को भी सामरी की तजवीज़ खूबसूरत लगी और फिर दोनों ही भागते लोगों के पीछे चल पड़े। दोनों के ही होंठ हिल रहे थे और फिर आन के आन में पूरी बस्ती आग और धुएं की लपेट में आ गई। सामरी को जो घर नजर आया, इसी पर अपनी ज़बरदस्त जादूगरी से आग के देखते गोले बरसाना शुरू कर दिया। देखते देखते हर तरफ मौत रक्स करने लगी। शकुंतला के मंत्र भी दौड़ते भागते बेगुनाह लोगों को राय अदम का मुसाफिर बनाने लगे। जिंदगी पनाह मांगने लगी। मौत कह के बरसा रही थी। शकुंतला और सामरी बेगुनाहों के खून से हाथ रंगते हुए कह के लगा रहे थे। सामरी अचानक ही लपक कर किसी की गर्दन पकड़ लेता और फिर अगले ही लम्हे गर्दन इसके हाथ में होती और बेसर का धड़ दौड़ा जा रहा होता। वक़्त गुजरता रहा। दोनों हर सिमत मौत बांटते रहे। कमज़ोर, मजलूम और बेगुनाह देहाती पनागा की तलाश में इधर उधर अंधों की मानत सर पटक रहे थे। माएँ अपने लालों को सीने से चिमटाए नंगे सर नंगे पैर भाग रही थी, लेकिन अब भागने वाले बहुत कम नजर आ रहे थे। या तो लाशें बन चुके थे या कहीं उन्होंने पनाह हासिल कर ली थी। हर तरफ खामोशी शोर मचाने लगी। उधर सामरी को लेकर शकुंतला इसी मज़ार के पास पहुंच गई, जिसके मेहराबी दरवाजे पर साईं बाबा दिलावर हुसैन शाह लिखा था। आज फिर शकुंतला और सामरी को वही मंजर नजर आया जो वो पहले देख चुकी थी कि अहले बस्ती की एक बड़ी तादाद मज़ार की चारदीवारी के अंदर पनाह गज़ी हो चुकी थी। दोनों को मज़ार के अंदर सर ही सर नजर आ रहे थे। मज़ार के साथ मुल्हिका मस्जिद भी लोगों से खचाखच भरी हुई थी। इस मंजर को शकुंतला तशवीश और सामरी कहर आलूद नज़रों से देखने लगा। अच्छा, तो ये है दिलावर का मज़ार। बहुत अच्छे है भाई। ईंटों और गारे की बनी ये कच्ची इमारत तो तेज़ आंधी से भी गिर सकती है। शकुंतला, इस आम से काम के लिए तो सामरी को सैकड़ों बरसों का सफ़र करा कर लाई है। सामरी के लहजे में करोफर भरा हुआ था। नहीं सामरी, ये मज़ार आम नज़र नहीं आता, वरना शकुंतला की लगाई हुई जादुई आग जो पूरी बस्ती को हकस्तर कर गई, वो आग इस मज़ार को कोई गजंद क्यों ना पहुंचा सकी। तेरी बात और थी शकुंतला, मैं आ गया हूँ। अब तुम देखना कि सामरी के जादू में कैसा जादू है। ये कहते हुए सामरी खामोश हो गया, लेकिन इसकी निगाहें साईं बाबा के मज़ार पर मरकूज हो गई। होंठ किसी जाप के लिए चलने लगे। उधर सामरी का साथ देने के लिए शकुंतला भी चुकन्नी खड़ी हो गई। इसकी उकाबी नज़रों का महवर भी मज़ार का मेहराबी दर था। मज़ार के हाथे में मौजूद लोग भी इन दोनों को देख रहे थे और दोनों के एतमाद और इनके हिलते हुए होंठ देखकर किसी नादीदा आफत के डर से सरासीमा नजर आ रहे थे। जैसे ही सामरी का मंत्र मुकम्मल हुआ, इसने दोनों हाथों का भोंपू बनाकर जोर से फूंक मारी तो देखते ही देखते सामरी के मुंह से हवा का एक तुंद रेला निकलना शुरू हो गया, जिसने लम्हे भर में बगोले की शक्ल इख्तियार कर ली। और मुख्तसर वक्त में बगोले की हवा इतनी तेज़ हो गई कि कुर्बो जुवार के दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने और डामाडोल होने लगे। अब इस बगोले ने साईं बाबा के मज़ार के गिर्द दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। धूल का एक तूफान बैकरा पैदा हो गया, जिससे शकुंतला की नज़रों में साईं बाबा का मज़ार धुंधलाने लगा। बगोले ने मज़ार के चारों तरफ दायरा बनाकर मज़ार को अपने घेरे में ले लिया। शकुंतला को यकीन हो चला कि यह बगोला यकीनन कामयाबी समेटेगा, लेकिन अचानक ही बगोला पीछे हटने लगा, जैसे आगे से कोई दूसरा तूफान इसको वापस धकेल रहा हो। इसके साथ साथ
बगोले की बढ़ती हुई वुसअत कम होने लगी। सामरी और शकुंतला दोनों ही हैरान भी थे और परेशान भी। और फिर फजा एक द्यो हैकल कहके से गूंज उठी। ये कहका यकीनन किसी आम इंसान के हलक से निकला हुआ नहीं लग रहा था, क्योंकि इस कहके की धमक से धरती का सीना हिलने लगा था। और फिर देखते ही देखते हवा का तूफानी बगोला तेजी से अपना कतर कम करते करते ब्रायन नाम ही रह गया। इसी लम्हे शकुंतला और सामरी को एक शख्सियत का हवला दिखाई देने लगा, जिसका कद दरख्तों से भी ऊंचा था। यकीनन ये गूंजदार कहका इसी हवले का था। और फिर हवला वाज़िया होने लगा और वाज़िया होते होते एक जिन्नाती शक्ल इख्तियार कर गया। बगोला इस जिन की मुट्ठी के अंदर की तरफ यूं सिमटा जा रहा था जैसे कारपेट से वैक्यूम मशीन गर्द को खींच रही हो।